आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। 71वीं बीपीएससी मेंस परीक्षा से संबंधित आज ये पहला सवाल मैंने डिस्कशन आपके साथ किया है। आपको इस वीडियो को पूरा देख लेना है। तो पाल कला पे चर्चा होगी। 17वीं बीपीएससी में मौर्य कला और पटना कलम पे सवाल पूछा जा चुका है, इसलिए 71वीं बीपीएससी में सबसे अधिक संभावना अगर किसी कला पे होती है तो वो पाल कला पे होती है। और पाल कला को आज आप 100 शब्दों में लिखने की प्रैक्टिस जरूर कर लेंगे और इसको ऐसा लिखना है साइंटिफिक तरीके से कि आप शब्द सीमा को भी पूरा कर दें और इसके साथ साथ जो लगने वाले समय है उसको भी फुलफिल कर लें। यानी कि आपको 4 साढ़े 4 मिनट में आंसर लिख देना है और 100 से 120 शब्दों में आपको इसके उत्तर लिख डालने हैं। तो आज पाल कला को समझते हैं कि 120 शब्दों में से कैसे लिखा जा सकता है। तो पाल कला पे सबसे छोटा सा एक भूमिका डाल देना है, क्योंकि ये जो कला है इस कला में हम देखें तो पत्थर और कांसे के मिश्रण से एक नवीन शैली का विकास हुआ था। इसी कारण से पाल कला अपने आप में बहुत ही अलग है, अद्वितीय कला है। इस कला का जो विकास हुआ था बिहार, बंगाल, उड़ीसा में हुआ था, तो इस कारण से वो भी आपको डाल देना है। कहाँ कहाँ हुआ है तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड इत्यादि क्षेत्रों में हुआ था। उसके बाद पाल कला पे बौद्ध धर्म की वज्रयान और महायान शाखा का बहुत ज़्यादा प्रभाव है, तो आप इसका भी उल्लेख कर देंगे। जैसे भूमिका की बात की जाए तो अगर आपको 120 शब्दों में कोई प्रश्न लिखना है तो 20 शब्दों में आप भूमिका लिख दें, 80 शब्दों में उसका विस्तार को दें और 20 शब्द में आप कंक्लूजन डाल दें। क्योंकि कंक्लूजन लिखना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो भविष्योन्मुखी आपका वो व्यू नज़रिया वहाँ दिखाई देता है, तो उसको लिखने का भी प्रयास करेंगे, चाहे सरकारी प्रयास ही क्यों न लिख दें इसके बारे में। तो एक तरीके से आपका फॉर्मेट ये रहेगा। पाल कला के बारे में आज हम विशेषता को समझेंगे। सबसे पहले इसकी भूमिका में 2-3 पॉइंट को आपको याद रखना है कि जो पाल कला है इसका विकास 8वीं से 12वीं सदी के मध्य बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड इत्यादि क्षेत्रों में हुआ है। और इसके दो मुख्य कलाकारों का नाम धीमन और बिठवाल है, जो नालंदा निवासी थे और धर्मपाल देवपाल के अधीन वो कार्यरत थे। तो पाल कला का विकास आपको थोड़ा सा भूमिका में बता देना है। इसके अलावा इस कला पर बौद्ध धर्म की शाखा यानी कि महायान और वज्रयान का प्रभाव पड़ा है। अब इसकी विशेषताओं को देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसकी जो धार्मिक विषय वस्तु है, इसकी जो धार्मिक विषय वस्तु है, तो धार्मिक विषय वस्तु पे आपको सबसे पहले सबसे पहले विशेषता बता देनी है। तो इसकी जो धार्मिक विषय वस्तु है, इस कला में बौद्ध धर्म से जुड़ी मूर्तियाँ, बोधिसत्व, तांत्रिक प्रतीकों पर आधारित मूर्तियाँ, इसके अलावा बुद्ध की बहुत सारी मूर्तियाँ मिली हैं। तो सबसे पहले मूर्ति क्या मिली है, बुद्ध और बौद्ध धर्म से जुड़ी मूर्तियाँ यहाँ पाई गई हैं। दूसरी विशेषता हो जाती है कि इस कला में स्थापत्य कला भी बहुत विकसित था और विभिन्न प्रकार के जो स्थापत्य कला है वो किन किन रूपों में दिखाई देंगे तो पाल काल में बने महाविहारों के रूप में, पाल काल में बने स्तूपों के रूप में, चैत्यों के रूप में, दुर्गों के रूप में, तो इन सब के रूप में पाल कला का विस्तार आपको दिखाई देगा। मंदिर भी मिले हैं, जैसे जो गया का जो विष्णुपद मंदिर है वो। तो पाल कालीन स्थापत्य कला का भी कुछ उदाहरण आपको डाल देना है कि पाल कला में स्थापत्य कला का भी उदाहरण दिखाई देता है। विभिन्न प्रकार के महाविहार, स्तूप, चैत्य मंदिर, दुर्ग इत्यादि का निर्माण हुआ था। नालंदा में बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनियावास एक निश्चित योजना को भी बताते रहे हैं। तो खैर इतना लंबा आपको लिखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी स्थापत्य कला के बारे में एक लाइन लिख देंगे। पाल कला में मूर्ति कला का बहुत ज़्यादा विकास हुआ था। तो धार्मिक विषय वस्तु बता देने के बाद एक अलग से पॉइंट डाल देंगे मूर्ति कला का। तो ये जो मूर्ति कला है, तो इस मूर्ति कला को देखा जाए तो पत्थर, कांसे, टेराकोटा इत्यादि से बनाया जाता था। और इन मूर्तियों की जो भाव भंगिमा, हाव भाव या इसकी जो सुंदरता है वो दरअसल बिल्कुल सजीव जैसी प्रतीत होती थी। इसको लिखेंगे और इसके बाद चित्रकला का भी बता देंगे। तो पाल काल में चित्रकला का भी विकास हुआ था, यानी कि पाल कला का जो उदाहरण है वो चित्रकला में भी दिखाई देता है। तो जो चित्रकला है वो जो ताड़पत्री कहलाती थी, ताड़पत्रों पे भी है और हस्तलिखित धर्म ग्रंथों पे भी दिखाई देती है। तो हस्तलिखित ग्रंथ कह दें और ताड़पत्रों पर दिखाई देती है। और इसके अलावा देखा जाए तो पाल कालीन जो चित्रकला थी वो इसका प्रभाव श्रीलंका पे और नेपाल पे भी पड़ा है। तो पाल कला के चित्रकला ने तिब्बत, श्रीलंका, नेपाल इत्यादि के कलाकारों को भी प्रभावित किया था। तो ये सब उदाहरण देना है। और इसके बाद पाल कला का विस्तार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी होता है, तो इसका अंतर्राष्ट्रीय विस्तार भी आप दिखा देंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका विस्तार तिब्बत में, नेपाल में, श्रीलंका में, दक्षिण पूर्वी एशिया पे भी हुआ है। कैसे? तो जो पाल कला के कलाकार थे और जो बौद्ध भिक्षु थे उन्होंने इस कला को इन क्षेत्रों तक पहुंचाया था। तो इस कारण
पाल कला का स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी दिखाई देता है। इसको आप लोग जरूर से लिखेंगे। तो इतना लिखने के बाद आपका 100-120 शब्द पूरा हो जाएगा और एक लाइन में आप निष्कर्ष भी डाल देंगे कि इस प्रकार बिहार की कला परंपरा अत्यंत समृद्ध रही है। पाल काल में पाल कला जो है बहुत ही महत्वपूर्ण कला रही है, या बिहार के समृद्ध विरासत के रूप में पाल कला आज भी दिखाई देती है। जैसे नालंदा या फिर विक्रमशिला का आप उदाहरण दे दें। मैं थोड़ा सा आपको लिखवा भी दूंगा। तो ये 118 शब्दों में मैंने एग्जैक्ट लिख दिया है, आप पीडीएफ से जाकर के पढ़ लेंगे। और पाल कला पे और भी, जैसे आलोचनात्मक भी पूछा जा सकता है, लॉन्ग भी पूछा जा सकता है, उसके बारे में आपको बता दिया है। पाल कला पे हो सकता है कि स्थापत्य कला पे अलग से सवाल पूछा जाए,